प्लान करिए, आप योजना बनाइए। अच्छा, जब आप योजना शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो योजना का मतलब क्या जानते हैं? योजना आप बनाते हैं, अब देखिए गलती क्या होती है। तो जब मंजर का वीडियो आएगा तो आप देखना कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। प्लानिंग उसने अपने जो है वो सेकंड फ्लेरियल के बाद बनाई, जब वो 2 साल तक लगातार बिल्कुल ही डिप्रेशन वाले फॉर्म में जाके कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, वहाँ से कैसे आगे जाना। अब देखो, प्लान हम बताते हैं, बनाते हैं दो तरह के। हम एक तरह से बोलते हैं जीतने के लिए, फॉर विनिंग। तो हम क्या करते हैं, मैं कितने घंटे पढ़ना है, मुझे स्टडी आवर्स बना लेते हैं। फिर हम प्लान बनाते हैं कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है, फिर हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। यही तो प्लान करते हो, कितने आवर का टाइम टेबल होना चाहिए, ये सब आप प्लान करते हो। लेकिन प्लानिंग का एक और मतलब होता है। जब आप इनकी कॉमनली इंटरव्यूज इनके सुनोगे, अगर सही तरीके से अगर टीचर इंटरव्यू प्रस्तुत कर देता है और वो अपने स्टूडेंट के मन की बात बाहर निकाल देता है, तो आप करोगे प्लानिंग कि आप सबसे पहले जो प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, हाउ विल आई फेल, हाउ विल आई फेस फेलियर। सबसे पहले प्लानिंग होनी चाहिए, फेलियर को कैसे फेस करोगे। फेलियर इस एग्जाम में एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, और ज़्यादातर लोगों आप देखोगे वो आपसे यही कहते दिखेंगे, परसिस्टेंट रहो, लड़ने की आदत डालो। सबसे पहले फेलियर को प्लान करो कि अगर मेरे हिस्से में नहीं आया तो मैं इस समाज के दबाव, फाइनेंशियल दबाव, सोशल प्रेशर यानी कि सामाजिक दबाव, इनको कैसे डील करूंगा सबसे पहले, और अपने आप को मजबूत करो। दूसरा जो प्लानिंग होगी, सेकेंड प्लानिंग जो होती है वो आपकी होती है अपनी लैक्स, अपनी कमियों। मेरी बात को बड़ी ध्यान से समझना, अपनी कमियों की एक लिस्ट बनाओ। हम हमेशा अपनी अच्छाइयों की लिस्ट बनाते हैं, कमियों की लिस्ट बनाओ। और उन कमियों की लिस्ट, और डिटेल लिस्ट होनी चाहिए, पॉइंट्स, मेरे क्या दिक्कतें हैं, सारी कमियों की लिस्ट बनाओ। मैं ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाता, डिसोरिएंटेड हूँ, दोस्तों की सर्किल बहुत बड़ा है, राइट। और आपने अगर देखा होगा, सेकेंड टॉपर ने कहा टीवी नहीं देखा 4 साल से, एक्स वाई जेड, दुनिया भर की बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो एग्ज़ाम होता है, जब आप कमियों को जानना शुरू करोगे, ये एग्ज़ाम सेक्रीफाइस मांगता है, ये त्याग मांगता है। और ये त्याग आपकी जितनी बड़ी आप रैंक चाहते हो कि अब मेरी रैंक कितनी बड़ी हो, इनमें से बहुत से तोड़ देने वाले मेहनत इन्होंने की थी, ठीक है, उतना ही सामाजिक दबाव सहा था। क्योंकि आप लोग तो सिर्फ फोटो देख रहे हो, आप लोग तो सिर्फ इनको चमकते हुए देख रहे हो। इनके पीछे का, जब ये स्टूडेंट के रूप में पैजामा पहन के जो है, वो टी शर्ट पहन के पुरानी गंदी सी और पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये जब कोहनियों ऐसे रखे रखे जब दर्द हो जाती है, ये आपने नहीं देखा है अभी, वो हम जानते हैं, ठीक है। तो वो उसी तरह से परेशान, पता नहीं इस बार होगा कि नहीं होगा, घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, नहीं अच्छा होगा, लेकिन कह रहे हैं तो हाथ कांप रहा है। तो वो आपने नहीं देखा है, तो वो फेज वही बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो एग्जैक्टली आपको चाहिए। तो दूसरी जो चीज़ है वो कमियों की लिस्ट बनाओ, और इन कमियों की लिस्ट बहुत डिटेल लिस्ट होना चाहिए, एकदम माइक्रो लेवल एनालिसिस। शांत होकर चुपचाप कमरे में बैठो और अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करो। आपको बोलने में दिक्कत है, आपको इसमें पता है एक रिजल्ट इसमें ऐसा है, मैं जब आपको दिखाऊंगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि वो स्टैमर हकलाते हैं, तो आप विश्वास नहीं करोगे, सिलेक्शन हो चुका है और पकड़ नहीं पाओगे। और उनको ज़्यादातर लोगों ने कहा कि तुम्हारे बोलने में दिक्कत है, लेकिन एक बेसिक थेरेपी, एक बेसिक जो है प्रैक्टिस की वजह से आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाओगे कि ये व्यक्ति स्टैमर करता है। तो आदमी अपनी कमियों पर काबू पाता है। इतना लो कॉन्फिडेंस, सर सब लोग कह रहे हैं नहीं हो पाएगा, दिक्कत है बोलने में, करो, चुपचाप करो, कॉन्फिडेंट रहो और देखो कैसे होगा। तो चीज़ें जो होती हैं वो सबसे पहली इंपॉर्टेंट ये होती हैं कि आप अपनी कमियों की लिस्ट बनाइए, और इनमें से ज़्यादातर लोगों ने ये किया है, ठीक है। ये इसमें कोई भगवान नहीं है, ना इसमें कोई खुदा है, इसमें सभी ऐसे थे जो आपकी तरह ही परेशान रहते थे, आपकी तरह ही टेंशन रहते थे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन जब आप कमियों की लिस्ट बना लेते हैं, तो अब आप इन पे अपने आप से एक वादा करिए। इन सभी ने एक वादा किया, एक लिस्ट बनाया कि मैं इन कमियों पे काबू पाऊंगा, इन कमियों को दूर करूंगा, और मुझे जो ड्रीम्स देखने हैं वो मैं पूरे करूंगा। क्योंकि ये कमियां उनको आगे ले जाने से रोक रही हैं, ये कमियां उनको जो है वो ग्लिच कर रही हैं। आप में से ज़्यादातर लोग ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के करिएगा कि कितने लोगों ने इस तरह की प्लानिंग की है कि मैं स्टडी इतने घंटे करूंगा, बुक इतने घंटे पढ़ूंगा, नोट्स इतने बनाऊंगा। लेकिन ईमानदारी से माइक्रो लेवल डायरी में बैठ के उसमें थोड़ा सा समय लगाकर कितने लोगों ने अपनी कमियों की लिस्ट बनाई, और हर दिन जब आप सुबह उठते हैं तो आज मैं अपने अंदर से एक कमी को रिमूव करूंगा, आज इस दूर करूंगा। चाहे मैं सुबह नहीं उठ पाता, देर तक डिसोरिएंटेड रहता हूँ, सोशल मीडिया पे रहता हूँ बहुत ज़्यादा, चैट्स बहुत ज़्यादा करता हूँ, ज़्यादा देर बुक नहीं पढ़ पाता हूँ, हाथ पैर जो है वो थकान होने लगती है, डिसोरिएंटेड हो जाता हूँ, डेली रेगुलर आंसर राइटिंग नहीं करता, बहुत सी ऐसी कमियां हैं। आपको अपनी अंतरात्मा से पता होगा, ये सभी अपने आप से क्वेश्चन पूछते थे। कितने लोगों ने, ईमानदारी से बताइए कि आप लोगों ने प्लानिंग में ये वाला काम ज़्यादा किया है या ये वाला काम ज़्यादा किया है? प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे आज ईमानदारी से बताइए।
मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो शायद टॉपर्स भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये वो नहीं बता सकते। जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो आप केवल चमकती चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और आप चाहते हैं, ये बहुत ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो आप बोलते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, आई जस्ट रेड दैट पर्टिकुलर बुक्स, ये एक्स वाई। लेकिन एज अ टीचर मैं जानता हूँ कि बहुत कम होते हैं, या बहुत कम टीचर रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि मैंने कैसे अपनी लड़ाई लड़ी, मैंने कैसे अपनी कमियों को कहा। जैसे अभी ज़्यादातर बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, अब देखिए, अब मैं आता हूँ आपकी बात पे, इसका हिंदी माध्यम वालों का सिलेक्शन नहीं होता, और एग्जैक्टली ऐसा है। रीज़न क्या है ये समझो। आप लोगों को सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका आ रहा है, पूरा मैंने देखा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे यही सब चल रहा है कि हिंदी माध्यम असंतुष्ट है, फलाना ठिकाना, दुनिया भर की चीज़ें। मानते हो? अच्छा। और मेरी अगर तुम्हें पुरानी वीडियो भी तुमने देखी होगी, लास्ट 2 साल से मैं कह रहा हूँ कि यूपीएससी भाषा का एग्जाम नहीं है, इट इज़ नॉट एग्जाम ऑफ लैंग्वेज, इट इज़ एग्जाम ऑफ नॉलेज। अब आपकी जो सर्विस है वो आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपको रिप्रेजेंट कराएगी। मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ, मैं इसमें से व्यक्तिगत बहुत कैंडिडेट को जानता हूँ जो एग्जैक्टली उतनी बढ़िया इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तुम्हें भले चाहे जितना भी लग रहा हो अरे सिलेक्शन हो गया, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि अगर उनकी ग्रामर चेक करने बैठोगे तो दे आर नॉट वेरी गुड स्पीकर इन इंग्लिश, बट वो मोस्टली टाइम जो है 70-80% हिंदी में ही बोलते हैं, और हिंदी अच्छी पढ़ भी लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तुम भले चाहे जितना चिक चिक सुन ले हो, लेकिन ऐसा है। तो उसमें क्या है? वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो लैंग्वेज दोनों मिल जाती है उनको। ठीक है, लैंग्वेज मिल जाती। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहा हूं, मेरा अब ध्यान से देखना क्यों लोग एग्जिट कर रहे हैं और क्यों सेलेक्ट, इसमें से बहुत से आपने देखा होगा इंजीनियर सेलेक्ट हुए। ठीक है, इंजीनियर सेलेक्ट हुए, आपने नोटिस किया होगा। तुम्हें पता है ये दोनों भाषाओं में कमांड करके रखते हैं, दोनों। तुम मुझे बताओ बिहार में किसके घर में अंग्रेजी बोली जाती है? आपने वीडियो देखा होगा, माँ वही साड़ी का पल्लू, वही संस्कार, वही जो है पूरा घर जो है आके गीत गा रहा है, गले लगा रहा है। तो ये सब तो हमारे यूपी बिहार के बेसिकली संस्कार हैं। तो आप ये सोचिए, क्या वो अपने माँ बाबूजी से जाके इंग्लिश में बात करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग? पूरे जीवन भर उन्होंने मोस्टली हिंदी और भोजपुरी में बात की होगी। ये मत सोचिए क्या चमक रहा है, वो किसी के हिस्से में नहीं पता कि वो क्या चमक रहा है, क्या नहीं चमक रहा है। कि इस हिंदी और इंग्लिश की बहस से बाहर निकलिए। इंजीनियरिंग में हम सभी कॉलेजेस में आते थे, टूटी फूटी, फर्स्ट ईयर में इतना स्ट्रगल होता था, फिर थोड़ा सा और मेहनत करते थे, सेकंड ईयर में देखते थे अरे यार वो फलाना इंग्लिश बोल रहा है, वो लिख रहा है, तो फिर हम उसको धीरे धीरे डेवलप कर लेते थे। और हम बोलते हिंदी में थे, लिखते अंग्रेजी में थे। फिर मेरी बात समझ, बोलते हिंदी में थे, लिखते इंग्लिश में थे, इंग्लिश में पढ़ लेते थे। तो हमें क्या था, आपने देखा जो इंजीनियर्स का इस बार दबदबा बैठा हुआ, टॉप 3 में भी बैठा, हर जगह बैठे हुए हैं यार, हर जगह। तो रीजन एक तो नंबर ऑफ इंजीनियर्स हमारे यहाँ देश में बहुत अच्छे प्रोड्यूस हो रहे हैं, अब वो लाइन पे भी लगे हुए। इनमें ऐसा नहीं कि जो अभी इस साल निकले वही है, इसमें 2 साल 3 साल 4 साल इनकी इंजीनियरिंग हो चुकी है, आप देखोगे इसमें। तो यहाँ पर जो है वो आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखोगे कि ये, मान लो मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मेरी कमी है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। इंग्लिश और हिंदी की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है कि मैं किसी भी भाषा में, आप मेरी पुरानी वीडियो देख लो, मैं कब से ये चिल्लाता चला आ रहा हूं कि भाई मुझे हिंदू पढ़ना है, मुझे हिंदू पढ़ने लिखना मुझे हिंदी में, मैं हिंदू पढ़ना जानता हूं, उसमें मैं ये डिक्शनरी लेके पलटूंगा नहीं। तो मैंने इनसे कहा कि बेसिक 500 रुपए में इन्होंने क्लास शुरू की, और कई बच्चों ने कहा अरे सर इंग्लिश सिखा रहे हैं, वो हिंदी वालों को बरगला रहे हैं। अब जवाब दो, मेरा वक्त तो आ गया, अब तुम मेरा जवाब दो, अब जाओ लड़ो यूपीएससी से। यूपीएससी से क्या, सिस्टम से कौन लड़ा है? एक यूपीएससी एक तंत्र है, वो तुम्हें नहीं पहचान रहा है कि तुम हिंदी के हो, तुम इंग्लिश के हो, वो ये पहचान रहा है कि भारत को तुम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो। इंडिया की एस्पिरेशंस बहुत बड़ी हो गई हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, पूरे हम अपने बाजार को खोल रहे हैं, हमारे पास एफडीआईज आ रही हैं, इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। तो आपको लगातार उस तरह के काम करने पड़ेंगे। और दूसरा एक बात कभी मत भूलना, कभी मत भूलना, और बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, अच्छा लगे तो ना लगे तो, ये सर्विस अंग्रेजों ने शुरू की थी। और एलीट क्लास में बोलता रहा हूं, कभी भी जब आईएएस ग्रुप में जाकर बैठोगे, तुम तो अभी वहां स्टूडेंट हो, सुन रहे हो, कभी उनके बीच में बैठोगे, ये एलीट ग्रुप माना जाता है। इनका ट्रेनिंग ही एलीट तरह से होती है, इनको हाथ से खाना खाना नहीं सिखाया जाता, वहां चम्मच कांटे से खाना, इनको एटिकेट सिखाया जाता है। कपड़े जब लबासना जाओगे खुद ही अंग्रेज बन जाओगे। इतनी सुविधाएं दी जाती हैं कि वो तुम अकड़ के सीधे चलना शुरू करोगे, ऐसा लगेगा इसके बिना तुम जीवित ही नहीं रह सकते, भले तुम गांव देहात से आए हो। तो ये सिस्टम अभी उसी के साथ चल रहा है। और दूसरा, अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे सीखना पड़ेगा, मेरी कमी है। क्यों? क्योंकि बहुत सा ऐसा लिटरेचर है जिसमें दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करता हूं, मैं, मेरी पढ़ाई लिखाई सब हिंदी बेल्ट से हुई, ठीक है,
मैंने एक बार अपनी वीडियो बनाई थी काश वाली, अगर आपको याद होगा। तो फर्स्ट ईयर में बड़ा स्ट्रगल मुझे करना पड़ा था इंजीनियरिंग में, बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। मेरा पार्टनर जो रूम पार्टनर था वो इंग्लिश मीडियम डिनौली से पढ़कर आया हुआ था। वो यार फराटेदार अंग्रेजी तरीके से बोल लेता था, इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ता था, नॉवेल्स पढ़ लेता था। मेरी हालत ख़राब, मुझे आते हुए मैं नहीं कर पाता था। मुझे उससे अच्छी पढ़ाई करने की आदत थी, नॉलेज मेरी बहुत अच्छी थी। वो बड़ा फनी टाइप का था, घूमता रहता था, जो है नया नया उस समय याहू मैसेंजर आया था, चैट वैट करता था। और मैं उससे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल था, क्लास में जो है क्लास रिप्रेजेंटेटिव था। लेकिन जैसे बोलने की बारी आती थी मैं वैसे पीछे हो जाता था, जैसे इंग्लिश में बोलना होता पीछे हो जाता था। फाइनली मैं पूरे साल भर स्ट्रगल करता रहा, ग्रुप बना लिया, मैंने आपको बताया हिंदी वालों ग्रुप बना लिया, देसी वालों का मजाक उड़ाते थे, अंग्रेजी वालों का। लेकिन आगे चलकर एक पेपर प्रेजेंटेशन देते समय मेरी बड़ी बेइज्जती हुई, लोगों ने पूरा मेरे ऊपर हंसे, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। उस दिन मुझे लगा नहीं, आई हैव टू लर्न इट। और फिर मैंने जो सीखा, अब जैसे कई बार आप जब क्लास में मैं जाता हूँ तो आप कहते हैं, जैसे मैंने जब नीति आयोग पढ़ाया तो उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आए। और मैं तमाम ऐसी नई नई किताबें आपने देखा होगा मोस्टली आज की डेट में इंग्लिश में पढ़ के और हिंदी में पढ़ाता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं कि आप हिंदी बोलते हैं, लेकिन मैं मोस्टली जो मेरा जो रिसर्च होती है, आप कहते हैं बहुत क्वेश्चन फंसते हैं। तो आखिर ये कैसे होता है, मैं नए नए रिसर्च कैसे पढ़ता रहता हूँ, इतने मेरे क्वेश्चन ज्योग्राफी में क्यों फंसते हैं, हर सब्जेक्ट में इतने क्यों फंसते हैं? उसके पीछे रीज़न है कि मैं चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, मैं लगातार उसको पढ़ता रहता हूँ। तो मैं इंग्लिश में पढ़कर और आपसे हिंदी में संवाद कर लेता हूँ, आपको मेरी बात समझ में आ जाती है। क्योंकि मेरा एक उत्तरदायित्व है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि इंग्लिश बोलने मुझे कोई दिक्कत है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है कि ऐसे बच्चे जिनको सुविधा नहीं मिल पा रही वहां तक मुझे देना है। तो यहां पर मैं आपको पहली बात बता रहा हूं कि अपने मन से ये डर निकाल दो। जितनी देर तुम रोना रोगे उतनी देर में तुम 2-3 महीने में इंग्लिश सीख जाओगे और इंग्लिश सीख कर इस समस्या को खत्म कर दोगे। मैं आज की डेट में मेरी बुक्स सेल्फ में देखोगे तो ढेर सारी किताबें इंग्लिश में। जब उस दिन मैं इतिहास पढ़ाना शुरू किया और मानव के विकास का बताया कि कैसे आग के आविष्कार ने उसकी इंटेस्टाइन, उसकी क्रेनियल कैपेसिटी, इन सब पर क्या प्रभाव डाला, तो इसलिए ऐसा हो पाया क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़नी आती थी और ये एनसीईआरटी की किताबों में या जो हमारी परंपरागत किताबें नहीं दिया हुआ है। ये सैपियंस नाम की बुक है युval नोआ हरारी की, वहां पे मैंने जब उसको पढ़ा मुझे वो चीजें पता चली कि ऐसा भी नया रिसर्च आया हुआ है, ऐसी भी नई रिसर्च पूरी दुनिया में पढ़ाई जा रही है। तो वो पढ़ पाता हूं, इसीलिए तुम्हें पढ़ा पाता हूं, इसीलिए मैं जो है हर डायमेंशन में एंटर कर पाता हूं। अगर मुझे इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती मैं कभी तुमसे बात नहीं कर पाता। तो ये चीजें आप इस समझने की कोशिश करिए कि अपनी कमियों की लिस्ट बनाइए, अगर है, ये मैं इनके अंदर कॉमन बता रहा हूं और ये तुम्हें वीडियो में नहीं दिखेगा। ये जब मेरे साथ बैठेंगे तो सब अपनी बात बताएंगे, बिल्कुल कॉमनर की तरह तुम्हें बताएंगे, हाँ गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है। क्योंकि वो मेरे साथ डांट भी खा जाते हैं ना कि ज्यादा जो है हवा हवाई वाली बातें मत करना कि बच्चा पगला जाए कि 18 घंटे पढ़ता था 16 घंटे ना, जो तुमने किया वो मुझे पता है, इसलिए आराम से जमीन से जुड़कर बात करना, राइट। तो जितनी देर आप रहोगे उतनी देर आप इंग्लिश जाके ज्वाइन कर सकते हो। और कोई नई चीज सीखने से कभी नुकसान नहीं होगा। जिसने ये सोचा कि मैं नई चीज नहीं सीखूंगा, ये मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम है, वही मारा जाएगा यूपीएससी में। क्योंकि यूपीएससी हमेशा नई चीजें सीखने का नाम है, आपको खुद को एक्सप्लोर करते रहना पड़ेगा। आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, दूसरी जो चीज है कॉमनली, जैसे आप इनको सुनोगे, इन्होंने एक नई चीज सीखी थी, सिलेबस को बार बार एनालिसिस करना। सबसे इंपॉर्टेंट, लिख लो सिलेबस एनालिसिस। क्यों? मैं हमेशा जब शुरुआत करता हूं तो सिलेबस एनालिसिस को बेस मानता हूं। ओवरलैपिंग टॉपिक्स, तो जो अभी जो प्रॉपर आईएएस बन रहा है, कम से कम उसकी बात तो सुन लोगे। हाँ भैया आईएएस हो गए, ठीक है, तो कम से कम उसकी बात तो सुनोगे। तो ओवरलैपिंग टॉपिक्स को क्रैक किया। ओवरलैपिंग टॉपिक्स का मतलब क्या होता है? आप जब सिलेबस एनालिसिस करते हो, वो बड़े एग्जांपल के साथ, वही वाला एग्जांपल जो मैं देता हूं, अब उसके मुंह से सुनोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ मजा आ रहा है, क्योंकि भाई ज्योग्राफी ऑप्शनल का स्टूडेंट है। तो वो जैसे मैं डिजास्टर मैनेजमेंट कई बार समझाया है कि, और जैसे जियोमॉर्फोलॉजी समझाया है कि पेपर 1 में ऐसे है और पेपर 3 में है। मैंने जो अर्बनाइजेशन का टॉपिक पेपर 1 पेपर 3 हमेशा एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल तुम उसके मुंह से सुनोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ चलो ये स्टूडेंट बोल रहा है बढ़िया से। तो वो बताएगा कि सबसे पहला जो सेगमेंट है वो आपका सिलेबस एनालिसिस है, फिर से कह रहा हूं, और ओवरलैपिंग टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है। वो तुम्हें की बताएगा कि एक्चुअली में जो सिलेबस तुम्हें चारों पेपर का दिखाई पड़ता है, स्पेशली खासतौर पे पहले 3 पेपर की बात करेगा, बोला एग्जैक्टली इतना बड़ा है ही नहीं है सिलेबस। जिस दिन तुम सिलेबस को पकड़ना सीख जाओगे, सिलेबस को पढ़ना सीख जाओगे, सिलेबस के अंदर चला जाना सीख जाओगे, तुम्हें पता चलेगा यूपीएससी ने ढेर सारे टॉपिक ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप का मतलब वो बार बार रिप्लीकेट है। जैसे एग्जाम्पल बड़ा अच्छा लिया, जब कल हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे कि सर जब हम वुमेन इंपावरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा एग्जांपल, कि जब हम वुमेन इंपावरमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो पेपर 1 में हम उसके बारे में बेसिक पढ़ेंगे। लेकिन अगर वुमेन इंपावरमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन कहां से पावर दे रहा है, तो ये तो पेपर 2 की बात हो गई।
पेपर 2 की बात हो गई, और जितनी भी सरकारी पॉलिसी वुमेन इंपावरमेंट के लिए चलाई जा रही है वो पेपर 3 का पार्ट हो गई। तो ये अलग अलग थोड़े ना, ये तीनों में दिया हुआ है, ये तीनों पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में भी दिया हुआ है। लेकिन अगर आपने उसको कनेक्ट करके पढ़ना शुरू किया, आपने ओवरलैपिंग टॉपिक पकड़ लिया, आपको लगेगा अरे यार ये तो तीनों एक ही पार्ट है, ठीक है, एक साथ पढ़ा जा सकता है। इससे क्या होता है कि टाइम बहुत बच जाता है और आप आसानी से अपना प्लानिंग कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपको सबसे पहला क्या करना, फिर से कह रहा हूं, जितने भी बिगिनर स्टूडेंट हैं वो सिलेबस एनालिसिस को प्लीज समझने की कोशिश करें, इसके बिना काम नहीं चलेगा। दूसरा, जब आप उनके साथ जाएंगे तो आपको एक और मजेदार चीज पता चलेगी। फिर वही कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं और बहुत बार बार कहता रहूंगा, ठीक है, मेंस में जो जीएस पोर्शन, ऑप्शनल पोर्शन, एसए पोर्शन, ठीक है, इनको बिल्कुल गंभीरता से इनको पकड़ के बैठो। अब यहां महत्वपूर्ण बात, हाउ टू क्रैक प्री। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ज्योग्राफी, और इसमें भी एनसीईआरटी में उसने बहुत अच्छे अच्छे जो है आपको टिप्स दिए हैं, आपको मिलेंगे वो। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं बार बार कहता हूं, बार बार मैं डे 1 से कहता चला रहा हूं, प्रीवियस ईयर पेपर। और वही तुम्हें ऐसा लगेगा ओजांग सर का दूसरा फॉर्म वहां तुम्हें जो इंटरव्यू में बोलता है, और सारे ऐसे तुम्हें बोलते हुए दिखाई पड़ेंगे। सो मेक श्योर कि आप कोशिश ये करो कि यहां पर जो है, जो आपका एक तरीका है, एक जो मैथोलॉजीज है, उस पर आप काम करो। क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ जितना पॉसिबल हो सके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ जितना पॉसिबल हो सके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ। दो फायदे मैं बार बार फिर कह रहा हूं, एक तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़ो। मैंने कहा सर कई ऐसे क्वेश्चन थे आपने बता रखा था, और मैं तुम्हें कितनी बार ये वीडियो में हर साल बच्चों को बता दूं, बिगिनर बच्चों को प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना चाहिए। बोले सर इतनी बार पढ़ा था कि ऑप्शन कई बार क्वेश्चन बन जाता है, जो क्वेश्चन का ऑप्शन होता है उसी से क्वेश्चन बन जाता है, और मेरे कई क्वेश्चन फंसे सर इस तरह से, और मैंने उसको जो है अंदाजा लगा के वो क्वेश्चन फंसा लिए थे। तो प्री के क्वेश्चन पढ़ो नंबर 1, और दूसरा क्वेश्चन लगाओ। मैंने आपसे कहा था हुकिंग होती है, इसको हुक करना कहते हैं। तो जब आप क्लास में पढ़ोगे क्वेश्चन पढ़कर, ये टॉपर्स बता रहा हूं, ये उनकी भाषा बता रहा हूं, 125 रैंक जो है वो 58 रैंक उनकी बात कर रहा हूं, आपको भी अगर इस तरह रैंक में जाना है तो वहां पर उनको हुक करना सीख जाओगे। तो नाउ क्या होगा, प्री जो होगा वो इस तरह से हमारा जो है वो क्रैक हो सकता है। आप क्वेश्चन लगाओ। अब कैसे लगाओगे क्वेश्चन, हम लोगों ने ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस लॉन्च किया, अभी कई बच्चे उसके साथ जुड़े हैं। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस। तो ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस आप अभी भी जाएं गूगल प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करें ओटीपी के नाम से ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस, और वहां पर हमने ढेर सारे क्विज डाल रखे हैं, ढेर सारे क्वेश्चन है। आज से इसको अपना एक हिस्सा बना लो कि मुझे 10 ही क्वेश्चन पढ़ने, उसमें 10-10 क्वेश्चन के मैंने क्विज डाल रखे हैं, 10-10 क्वेश्चन ऑनलाइन फ्री है, जाओ इसको पढ़ो। इसको लॉन्च भी कर दिया है, और ओटीपी को जो है बहुत जाने मानी सामाजिक कार्यकर्ता के हाथ से अभी डाउनलोड भी करा है, तो आप लोग इसको अभी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। इसमें काफी क्विजेस दिए हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस करो। डेली एक आदत डालो कि 10 क्वेश्चन तो पढ़ने ही पढ़ना है। अब जैसे कई बच्चों ने कहा कि सर अभी तो हमने पढ़ा नहीं, तो हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले समझो इस बात को, अगर प्री निकालना है तो झटके में प्री निकालना है, सबसे ज्यादा छटाई यहीं पर होती है, ध्यान रखना। तो इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जब क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को रीड करो, पढ़ो। जब क्वेश्चन को रीड करते हो तो क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आती है। मान लो तुमने कुछ भी पढ़ा, आज बुद्ध के बारे में पढ़ा, जैन के बारे में पढ़ा, तो यहां पर क्या होगा, क्वेश्चन को रीड करोगे, तो रीड करने के साथ साथ तुम जब क्लास में जब बुक पढ़ोगे या नोट्स पढ़ोगे या टीचर जब तुम्हें पढ़ाएंगे, तो तुम्हें वो रिमेंबर हो जाएगा, याद कर जाएगा, वो हुक कर जाएगा कि अरे यार मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, इस पर मुझे अटेंशन लेवल बढ़ाना है, मुझे ध्यान देना है। ध्यान रखना, अगर ये नहीं कर पाते हो तो बहुत दिक्कत होगी। अब किसी बच्चे ने, देखो बच्चे ने क्वेश्चन कैसे पूछा है, ऑब्जेक्टिव लगाओ, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स जो, अब बताइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आपको नहीं पता, जो आपके प्री के क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए अब यही समस्या है, अब मैं ऑब्जेक्टिव वर्ड यूज कर रहा हूं और आप इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको इंग्लिश की पहले क्लास सबसे पहले ज्वाइन कर लेनी चाहिए, और कोई क्लास आप ज्वाइन करें या ना करें। अब इतनी कॉमन चीजें भी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप सोच के देखिए कि अभी आगे बहुत से ऐसे वर्ड्स होंगे जो लगातार यहां आएंगे। सबसे पहले आज बैठो और अपनी कमियों की लिस्ट बनाओ। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, इसमें से ना कोई खुदा है ना कोई भगवान है, इसमें सभी इंसान है। तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है, तुम्हारे ऊपर जो दबाव उनके ऊपर बिल्कुल मत करना। और सबसे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि जब तुम परेशान रहे, जब तुम फ्रस्ट्रेट हुए, तो तुमने लड़ाई लड़ी कैसे। अब आगे मैं बता रहा हूं, जो बताता जा रहा हूं, लिख लोगे तुम इनकी तरह आ जाओगे, और नहीं लिखोगे तुम अपनी दुनिया में जाओ, हम अपनी दुनिया में चलते हैं, कोई बात नहीं है। तो आज तुम्हें तय करना है, आज तुम्हें क्या करना है, तय करना है कि अपने जीवन को कौन सा रास्ता दोगे। आज तय कर लो,
और आज जो तय करोगे और आज ही तय करोगे, कल कल फिर नए भ्रम पैदा हो जाएंगे, कल फिर कोई नई चीजें पैदा हो जाएंगी। आज तय कर लो कि तुम्हें कैसे तैयारी करनी है। कितने लोगों ने कमियों की लिस्ट बनाई और कितने लोगों ने इरादा किया कि मैं इसको जो है वो दूर करके अपने आप को एक व्यक्तित्व के रूप में लेकर आऊं। मैं बार बार ऐसे थोड़ा ना कहता हूं आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है, तो आपको निखारना पड़ेगा खुद को। अगली बात, ठीक है, सिलेबस एनालिसिस मस्ट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से अपनी शुरुआत करो अगर वाकई में प्री क्रैक करना चाहते हो, और इनके मुंह से सुनना चाहते हो तो इनके मुंह से सुनवा दूंगा, हो सकता है उजान की बात तुम्हें समझ में ना आ रही हो। और अगला, मैं आज से नहीं, जब मैं लबासना गया था उससे पहले भी कहा था, मुझसे सारे ऑफिसर्स ने कहा कि अपने प्लीज स्टूडेंट को बोलिएगा सर कि वो एक ही चीज करें, राइटिंग राइटिंग एंड राइटिंग। ठीक है, ये उन्होंने मुझसे बात कही थी। मेंस निकालने का एक ही तरीका है और बहुत बढ़िया तरीका बताया। ठीक है, इसमें जब आप इनकी वीडियो देखोगे बहुत मजेदार तरीका बताया, वही इस बार तो मेंस के बैच में लेकर आ रहा हूं। जो अभी मैं बैच पढ़ा रहा हूं, जो जिसको मैंने शुरू किया 2022, वही सारी प्रैक्टिस लेकर आ रहा हूं। मैं तो ढूंढता रहता हूं कि भाई ये क्या कर रहे हैं जो मेरा हर स्टूडेंट करके निकाल सकता है। और उन्होंने कहा राइटिंग राइटिंग राइटिंग, बोले लिखो। मंजर का नहीं हुआ पहली बार, तो उसने क्या किया, फ्रस्ट्रेट तो रहा, अपनी कमियों को आइडेंटिफाई किया, देखा कि पढ़ तो उसने लिया लेकिन लिखना उसको नहीं आता उतने अच्छे से। लिखना शुरू किया। जब फर्स्ट मंथ उसने लिखा तो बहुत फ्रस्ट्रेट रहा, बोला सर मुझे लग रहा है मैं इतना वाहियात लिखता हूं जिसकी कोई हद नहीं। तो कहा लिखो, कोशिश करते रहो, तरीके ढूंढो उसमें। और 1 से 1.5 महीने बाद, जैसे मैंने आपको डायरी राइटिंग बताई, तो यहां पर मैंने कहा कि सिंपल चीजें लिखो, बहुत घबराओ नहीं कि मुझे बहुत बड़ा नॉलेज है, बहुत बड़ी चीजें हैं। लेकिन आप जब लिखने की प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आपकी चीजें सरफेस पे आनी शुरू हो जाती हैं, और 1.5-2 महीने बाद आपको अपना इंप्रूवमेंट देखना शुरू हो जाता है। तो आपसे मेरा निवेदन है, आप अगर आंसर नहीं लिख पा रहे हो तो डायरी लिखो यार। ठीक है, डायरी लिखो, ये कराया है मैंने, बता रहा हूं। 2 पेज डायरी लिखो, आज दिन कैसा रहा, तुम्हारी कमियां क्या हैं, तुमने क्या इरादे किए, आज ओजांग सर की क्लास में क्या सीखा। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज को तुम पॉजिटिव कैटेगरी में रखोगे, जिसको नेगेटिव कैटेगरी में रखोगे। सिंपली लिखना शुरू करो। लिखने से कॉग्निटिव स्टडी शुरू होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोटर एक्टिविटी हमारी बॉडी में शुरू हो जाती है, बॉडी और माइंड कोऑर्डिनेशन आ जाता है। फिर से कह रहा हूं, ठीक है, डायरी ही लिखो, आंसर 2 पेज लिखो, क्वेश्चन बना लो। जैसे मान लो मैंने अभी आज बताया कि अपनी कमियों को कैसे दूर करें, क्वेश्चन लिख के इस पर अपने जो पॉइंट्स उसको लिखने की कोशिश करो। फ्लो चार्ट में लिखो, पॉइंट्स में लिखो, कोई भी बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको नहीं करनी है। और जब आप ये प्रैक्टिस में लेकर आओगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो आपको बताया, सिलेबस एनालिसिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, और जो ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस डाउनलोड कर लो अभी के अभी, और उस पर जाके क्विज दे आओ अपना। ठीक है, उसमें कुछ दे, और ढेर सारे प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं। हम लोगों को सिखाया जाता था C2D, मेरे मुंह से आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, कॉपरेट टू डोमिनेट, कॉपरेट टू डोमिनेट, कॉपरेट टू डोमिनेट, ये बड़ा कॉमन है। इनको क्या हुआ, जैसे आपने देखा कि इसमें आपने बोला कि IITians का बड़ा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये IIT में सिखाया जाता है। आपने नोटिस किया कि IITians का, इंजीनियर्स का सिलेक्शन हुआ है। तो चूंकि मैं वो जीवन जी चुका हूं तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह से पता। मैं तुम्हें सीक्रेट बताता हूं आज, तुम्हें एक बहुत बड़ा राज जिन्होंने किसी भी वीडियो में नहीं बताया, सीक्रेट बता रहा हूं तुम्हें। और राज क्या, आप जान लो और इसको समझने की कोशिश करो तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तुमने देखा कि ये सभी अच्छे कॉलेज से हैं, एक बहुत आपने नोटिस किया होगा कि अच्छे कॉलेज से, आपने देखा कि IITians हैं, फलाना इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं, मौलाना आजाद कॉलेज से हैं, आपने नोटिस किया होगा, हाँ या ना मुझे बताओ। मैं तुम्हें आज सीक्रेट बताने जा रहा हूं, बहुत मस्त सीक्रेट, जिसको किसी ने भी इंटरव्यू में नहीं कहा होगा। नोटिस किया आप लोगों ने, ये कॉलेज अच्छे जा रहे हैं, और मैं अभी बताऊंगा इसमें इनकी सक्सेस का राज बताने जा रहा हूं कि इनकी सक्सेस बेसिकली कैसे हुई है और क्यों। तुमने जो नोटिस किया होगा इंजीनियर्स ने निकाला, ये इंजीनियर्स की जो है संख्या बहुत ज्यादा है, हाँ या ना बताओ। और चूंकि मैं वो जीवन जी चुका हूं, मैं वो जो है वो चीजें देख चुका हूं, तो मुझे इसका बहुत प्रैक्टिकल, इसीलिए मैंने क्वेश्चन, जब मेरे साथ कोई इंटरव्यू बैठता है तो उससे ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछता हूं। ठीक है, और ये मैं निकलवा लेता हूं क्योंकि मुझे पता कि ये सिंपल इंटरव्यू में इनसे बोल दिया जाएगा, ये कभी नहीं बताएगा बंदा। जानना चाहोगे? वो है C2D, कॉपरेट टू डोमिनेट, यानी कि जीतने के लिए सहयोग करना। अब तो सहकारिता मंत्रालय सरकार ने बना दिया, जीतने के लिए सहयोग करना, इसको बोलते हैं कॉपरेट टू डोमिनेट। डोमिनेट मतलब कि इस कंपटीशन में तुम्हें आगे जाना है और एक दूसरे को जो है कॉपरेट करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, होता क्या है कि जब आप किसी अच्छे कॉलेज में जाते हैं, मान लो IITs में जा रहे हो या IIMs में जा रहे हो या अदर इंस्टीट्यूट में, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हो, तो चूंकि क्या होता है कि वहां का मैं माहौल बताता हूं, वहां पर शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा लोड होता है, बहुत ज्यादा लोड होता है। तो कॉलेज एक ऐसी लाइफ होती है, खासतौर पे इंजीनियरिंग कॉलेज, जो हमारे इंजीनियर बच्चे होंगे वो बहुत अच्छे जानते हैं, वहां बड़ी अच्छी सी लाइफ बन जाती है और वहां पर पीयर्स यानी दोस्ती बड़ी अच्छी होती है, पीयर्स।
और मोस्टली जो होते हैं वो पीयर्स में, चूंकि नए नए होते हैं, सपने नए नए होते हैं, दोस्त हमारे बच्चे, मेरे भी कॉलेज फ्रेंड्स हमेशा मुझे अगर कोई कहे कि सब कुछ छोड़कर क्या पाओगे, मैं मेरी कॉलेज लाइफ मुझे वापस कर दो, ठीक है, वो मेरे दोस्त मुझे वापस कर दो जो हम लोग जो जिंदगी जिया करते थे। तो हम लोग क्या होता था कि बहुत लोड डाल देते थे कॉलेजेस में, तो उसमें हम लोग लड़ने के लिए क्या करते थे, अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करना सीख जाते, टीम वर्क सीख जाते थे, टीम वर्क। अब किसी को, जैसे हमारे यहाँ था सर्किट, मुझे बनाने का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, तो मैं सर्किट जोड़ता था। एक को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मुझे उसमें बड़ी दिक्कत होती थी, तो उसको कंप्यूटर, वो एक असाइन राइटिंग अच्छी, तो असाइनमेंट लिख देना उसका काम था। तो हम लोग क्या करते थे, काम को बहुत ही बिना ईगो को आए, ठीक है। यहां पर क्या होता है, जब आप बाहर होते तो आपकी ईगो आ जाती है, अरे वो हमसे ज्यादा जान जाएगा, अरे अपनी कॉपी नहीं देनी उसको, और ये जो है, अरे उसको नहीं बताना कि हमने कितना पढ़ा, उसको अरे हम कहाँ, कुछ नहीं पढ़ रहे, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। इस तरह की आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, ईगो बहुत ज्यादा आती है हमारी। लेकिन जब हम इस तरह के माहौल में जाते हैं तो वहां ईगो डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि हमें पता है सामने हमारा दुश्मन, हमारा जो प्रोफेसर, उसके असाइनमेंट है, वो कभी मुंह से निकल गया ये असाइनमेंट कल जमा होना है, ये फलाना जमा, अब हमारी तो हालत खराब रहती थी। तो हमारे बीच में ईगो नहीं आती थी, हम टीम वर्क सीख गए थे। अब जरा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं, टीम वर्क सीख गए थे। कॉपरेट टू डोमिनेट, कि हम लोगों को आपस में कॉपरेट करना है ताकि हम डोमिनेट कर पाए, नहीं तो ये प्रोफेसर हमारी ऐसी तैसी कर देंगे, हमें हमेशा हमारी घबराहट होती थी। ये हमें नहीं पता चलता था, लेकिन 4 सालों में हमारी ये जीवन का हिस्सा बन जाता था, ये हमारा जो है वो लाइफ का पार्ट बन जाता था, कि हम आपस में कभी ईगो शो नहीं करते थे। हम हमेशा दोस्त हैं, हमें पता था अकेले हमसे होगा नहीं, ये प्रैक्टिकल फाइल एक ही दिन में बनना, ये मैथ्स के असाइनमेंट हो जाना, ये इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाना, ये हमसे अकेले बस का होगा नहीं, राइट। तो इसीलिए हमने टीम वर्क सीख लिया था, और पियर्स का हमने यूज करना सीख किया। तुम किसी भी अगर अच्छे कॉलेज में होगे, तुमने नोटिस किया होगा कि वहां पर पियर ग्रुप्स बनते हैं, नोटिस किया होगा, हाँ या ना, मुझे बताओ। देखो अनुराग ने लिखा है कि सर मैं सीएसई ब्रांच में हूं और हमारा ग्रुप ऐसे बनता है, मानते हो? तुम कहीं भी जाओगे तुम देखोगे कि वहां पर हमारे साथ यही चीज होती है। मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, और जब आप कॉलेज में नहीं अच्छे पढ़ते हो, जैसे मान लीजिए आप ऐसे कॉलेज में पढ़े जहां कोई किसी बात नहीं कर रहा है, जहां पर इसका इंटेलेक्चुअल माहौल नहीं है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल माहौल नहीं है, जहां पर एक थोड़ा सा कि एकेडमिक प्रेशर बहुत ज्यादा, और प्रेशर से लड़ने के लिए आपके पास कोई और चारा नहीं है, आप अकेले ना इतने असाइनमेंट कर सकते हो, ना इतने आप जो है प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, ना इतना केस स्टडीज दे सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, मजबूरी में जाके आपको काम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, मिलकर लड़ना पड़ता है, ताकि आप ये जो है वो पास हो जाओ। तो अब जरा महत्वपूर्ण बात, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप धीरे धीरे ट्रेन हो जाते हो उसमें, 3-4 सालों में आपको हैबिट हो जाती है, फिर दोस्तों के बिना आप नहीं रह पाते हो, और लगता है कि ये काम नहीं हो पाएगा। मैंने जो नोटिस किया इस बार, मैं सबसे बात करता आया हूं, इन सभी ने अपनी स्पीयर जो सेगमेंट है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, और बहुत टाइम बचाया। ये मैं आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं, अगर आप इसको अपनी लाइफ में लेकर आते हैं तो आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने जा रहा है। अब आपको क्या करना है, अपने पीयर ग्रुप बनाने हैं, ठीक है, पीयर ग्रुप। तो पीयर ग्रुप जो है वो जब आप बनाते हैं तो वहां पर अगेन जो क्या होता है कि आपको काम को रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। मान लीजिए मैंने 2 आइडिया आज पढ़ा और मैंने आंसर लिखा, आपने कुछ क्वेश्चन लिखा, आपने एक आइडिया लिखा, मेरा एक और दोस्त है उसने भी एक नया आइडिया लिखा जो मेरे पास नहीं। अब हमने क्या किया, आपस में शेयर कर लिया, ठीक है, कि एक आइडिया तुम्हारा, एक आइडिया मेरा, और एक आइडिया। अब मेरा का क्या हुआ, अगर मुझे ये 4 आइडिया पढ़ने होते तो मुझे डबल टाइम लगाना पड़ता, लेकिन टाइम तो मेरे पास कम है, तो एक आइडिया मैंने उससे ले लिया, एक आइडिया मैंने उससे ले लिया, मेरे पास जो मेरे आइडिया बढ़ गए। तो मेरे आइडियाज बढ़ गए, यानी कि मैं अब आंसर राइटिंग ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगा, मैं अच्छे अच्छे इंटरव्यू में ज्यादा अच्छे जवाब दे पाऊंगा। किसकी बात कहां हिट कर जाएगी हमें नहीं पता। तो यहां पर जो है पीयर ग्रुप जो होते हैं, एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल ग्रुप होता है, जहां पर अपनी ईगो को डिसॉल्व करके, यही सबसे बड़ा दुश्मन होता है दोस्ती में। तुमने भी नोटिस किया होगा, यही सबसे बड़ा दुश्मन होता है, अरे वो हमसे ज्यादा पढ़ लिया, छुपा रहा है हमसे, अपनी किताब नहीं दिखाता, अपने नोट्स नहीं दिखाता है, तो यहां पर हमारी दोस्ती टूट जाती है। C2D अपनी कॉपी में लिख लो, कॉपरेट टू डोमिनेट, और इन सब ने किया है। और आप किसी भी अच्छे कॉलेज में जाओगे, अगर मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो तो मुझे हाँ लिखकर बताओ कि हाँ सर हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, ठीक है, हम आपकी बात से एग्री करते हैं, मुझे इसका जवाब देना। जो लोग भी अच्छे कॉलेजेस में है या जिनके अच्छे पीयर इंटेलेक्चुअल, बकैती ग्रुप नहीं, ये बकैती ग्रुप नहीं, इंटेलेक्चुअल ग्रुप है, जहां पर वो जब बैठते हैं डिसिप्लिन के साथ 1 घंटे 1.5 घंटे, और जैसे कॉलेजेस में कहते हैं ना कि फटी पड़ी है यार, अभी निकलना नहीं तो प्रोफेसर हमारी ऐसी तैसी कर देगा, तो ये कॉलेज में जब लैंग्वेज यूज करते हैं इस तरह से, तो वो क्या होता है कि वो मिलकर काम, मजबूरी हो जाती है। हमने किया, कई बार हमने ये जीवन जिया है, और उसमें हमारी बॉन्डिंग इतनी मजबूत हो जाती, जब हम जब जीत के निकलते थे, उस प्रेशर से निकल जाते थे प्रोफेसर के पूरे दबाव से, तो इतना लगता था कि हाँ इतना इंजॉयमेंट, इतना खुशी, और एक दूसरे के साथ गले लगकर कि यार चल यार इस बार बच गए, इस सेमेस्टर बच गए, अगले सेमेस्टर देखा जाएगा। तो वो जो फीलिंग होती है वो बहुत ही अलग लेवल की होती है। और
अगर आप इसको अपनी पढ़ाई में लेकर आप आते हैं, और ये मैंने कॉमनली देखा है, सीरियसली कह रहा हूं, मैं जितने भी लोग हैं, आपसे बुक बता दिया बिपिन चंद्रा, तो तुम्हारे पास बिपिन चंद्रा नहीं है। एनसीईआरटी बता दिया, तुम्हारे पास एनसीईआरटी नहीं है। नोट्स तुम्हारे पास नहीं है। 24 घंटे, तुम्हारे पास 24 घंटे नहीं है। तुमसे भगवान 12 घंटे छीन लेते नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ कॉमन है। लेकिन कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो वो तुमसे बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनसे कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। हमने वो लाइफ जी है, तो हमें वो पता होता है कि वो बेसिकली कैसे करते हैं। तो अब क्या करना है आपको, इंटेलेक्चुअल ग्रुप बनाना, लेकिन बात रहे इंटेलेक्चुअल, ईगो ग्रुप नहीं। जहां पर भी ईगो क्लैश हो रहा है, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन जो, वो तुम्हारा ग्रुप नहीं है। और ये कब बनता है, जब तुम्हारा नीड बेस्ड ग्रुप बनता है। ठीक है, नीड बेस्ड, कि जब आपको पता हो कोई और चारा नहीं, हमें मिलकर लड़ना है। तो ऐसे लोगों को आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको C2D, कॉपरेट टू डोमिनेट ग्रुप बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कई बार लोग कहते हैं कि सर व्हाट्सएप पे ग्रुप बना ले, मेरे बच्चे भी कई बार पूछते हैं। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादातर चैटिंग बंद कर रखी है। आप कहते हैं कि आप चैट का अलाउ नहीं करते, कई बच्चे मुझे नए नए आते हैं, बोले सर हमें आप इजाजत दे दीजिए, हम इसमें ग्रुप करेंगे। जैसे ही वो व्हाट्सएप पे आते हैं, व्हाट्सएप तो एक ऐसी दुनिया है, देखो क्या होता है जब हम इस संबंधों में जाते हैं ना, तो एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, एक दूसरे की क्या नेचर है, सामने हमारे होता है। इसमें कोई हमारे सामने नहीं होता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में केवल भसड़ होती है, मैं एग्री करता हूं, इसीलिए मुझे वो पसंद नहीं है कि व्हाट्सएप ग्रुप में केवल भसड़ होती है। किसी ने एक पोस्ट डाला, अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दूसरा उसमें आ गया, क्या तुम लोगों ने बेवजह मैसेज कर रखे हैं, डिस्टर्बेंस होती है, ऐसे लोगों को निकाल दिया जाना चाहिए। दूसरा उसका विरोध करता है। फिर उसको अपोज करने के लिए पहले वाले जो उठपटांग, फिर क्या होता है, बात जानी थी पढ़ाई पे और चली जाती है लड़ाई पे। बात जानी थी पढ़ाई पे, चली जाती है लड़ाई पे। तुमने नोटिस किया व्हाट्सएप ग्रुप में यही भसड़ होती है। तुमने मुझसे शिकायत करते हो, उजांग सर आप जो है वो कम्युनिकेशन ओपन क्यों नहीं करते? मैंने कहा जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जरूरत ही नहीं है। वहां पर पढ़ाई नहीं, लड़ाई होती है। जब तक हम एक दूसरे को व्यक्तिगत नहीं समझ पाते या इंटेलेक्चुअल एक कंट्रोल माहौल में हम नहीं करते, तब तक हमारे लिए वो एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करना, पीयर ग्रुप में जाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह के ग्रुप बना। अब सवाल है कोविड टाइम पे आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तो अगर आप ओटीपी पे जाओगे, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे, तो आपने देखा होगा ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस आप जब डाउनलोड करोगे, ठीक है, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको वहां पर फोरम मिलेंगे, वहां पर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। मैं तुम्हारा दोस्त क्यों बनूं? मैं तुम्हारी दोस्ती कोई मुझे जाके किसी के जो है हड्डी तोड़नी है। मैं तुम्हारा दोस्त इसलिए बनना चाहता हूं या तुम मेरे दोस्त इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि हम कॉमन प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। हमारा इंटेलेक्चुअल जो है वो एक संबंध होना चाहिए, एक जो है वो एक जिसे कहते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत्ता वाला संबंध होना चाहिए, रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो तुम अब इसमें क्या होगा, आप जाएंगे फोरम में, फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली। इसमें हम क्वेश्चन अपलोड करते हैं और क्वेश्चंस अपलोड करके, राइट, क्वेश्चंस अपलोड करके इसमें हम आपस में वहां पे डिस्कशन, अपने आंसर देते हैं। ठीक है, ये फ्री है और यहां पर हम एक दूसरे के आंसर्स पढ़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनको रिप्लाई कर सकते हैं। और एक धीरे धीरे क्या होगा, जैसे कुछ दिन तक आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चलेगा मिस्टर एक्स कुमार हैं, वो बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं, मिस्टर वाई कुमार हैं मान लो, ठीक है। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे आपको लगेगा कि इस बंदे की राइटिंग मेरे बड़े काम की है, ठीक है, और एक्स को लगेगा वाई की राइटिंग मेरे बड़े काम की है। तो इंटेलेक्चुअली एक दूसरे को आप सपोर्ट करना शुरू करेंगे, उनका काम दिखाई पड़ेगा और धीरे धीरे आप एक ग्रुप अपना वहां डेवलप करके आप इस फोरम में बेहतरीन काम कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये भी प्रैक्टिस आपको मैंने दे दी और ये टोटली फ्री है। आप आज जाएं और ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस को जो है डाउनलोड करें, आपको ये टोटली वहां फ्री मिल जाएगा। तो दोस्तों जो मैंने आपको तरीके बताए वो बहुत ही बेहतरीन तरीके रहे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं कि इनको आप सोचकर समझकर, कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं, कोई मिराकल नहीं है। हाँ, लास्ट में सभी ने आपके लिए एक मैसेज दिया है, आप लोग भी सुन लें। मैसेज क्या है? धैर्य, पेशेंस, काम, शांत होकर रहें, परसिस्टेंस, लगातार मेहनत, और कोई तरीका नहीं है। लगातार मेहनत। लगातार मेहनत का मतलब ही नहीं कि वो जाओ और वीडियो देख लो कि मैं 18 घंटे पढ़ता था या 18 घंटे पढ़ती थी, वो किसी काम का नहीं है तुम्हारे। ठीक है, लगातार मेहनत का एक आपने सेट कर लिया कि भाई मुझे रोज 6 घंटे या रोज मुझे 8 घंटे पढ़ना है, तो मुझे रोज पढ़ना है। अब कोई दुनिया की ताकत मुझे इसको हटा, ये जो लगातार मेहनत है, परसिस्टेंस है, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कूल रहो, काम रहो, घबराना नहीं, हाथ पैर कांप रहे हैं और ऊट पटांग हरकतें आपने करना शुरू कर, बिल्कुल नहीं करना है। और धैर्य के साथ, ठीक है, धैर्य के साथ कि नहीं ये मुझे मिलेगा। और जो आपने सक्सेस देखा है उसमें बेसिकली एक झटके में किसी को कुछ नहीं मिला है, हार का सामना करना ही पड़ा है। लेकिन अगर वो हार कर भाग गए, घबरा गए, तो आप कभी भी आज वो नहीं सक्सेस होते। इसमें से जो मैंने आपको दिखाया, इसमें से 70% लोग नहीं होते, इसमें सिलेक्शन होता ही नहीं। इसमें सब कुछ आता है। और अपनी डेवलपमेंट पे फोकस करो, सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करो, प्लीज सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करो।
अपने विकास पर फोकस करो, ठीक है, अपनी हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपने जो स्टेमिना है कि आपका जो है ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर सको, प्रेशर को डील कर सको, टाइम से पढ़ने की आदत डालो। वो हर चीज़ जो तुम्हें इंप्रूव करने के लिए ज़रूरी है, जो तुम्हारी इंप्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है, आज से वो करना शुरू कर दो। आज से, कल से नहीं, आज से। कल कभी नहीं आता, राइट? कल कभी नहीं आता। सो मेक श्योर। अब जैसे इन लोग का हिंदी मीडियम में क्विज नहीं है, ऊपर जाओगे लैंग्वेज ऑप्ट करोगे, हम तुमसे ज्यादा कंसर्न है। ऊपर जाकर एक जैसे वो चेहरा जैसा बना होगा, उस पर जब करोगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आ जाएगी। तो वो क्विज हिंदी में भी इंग्लिश में, फोरम में जितने क्वेश्चन पढ़े हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इसीलिए तो हम सबसे अलग हैं, ठीक है, कि हम वो दोनों भाषाओं का जो है वो बात कर रहे हैं। तो आप उसके साथ भी, और जब आप फोरम में जाते हैं तो एक बड़ा यूनिक फीचर डाल दिया गया, जो फोरम मैंने बताया, उसमें आप अपने पेज पर लिखकर आप उसको स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप वहीं पर टाइप करें, ठीक है, जैसे एग्जाम में लिखा जाता है, आप लिखकर उसको आप स्कैन करके डाल सकते हैं, वो भी हमारे जो है वो हम तक पहुंच जाएगा।